हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों की बूलियन समीकरण प्राप्त कीजिए। बच्चों यहाँ हमें एक परिपथ दिया हुआ है, तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमें जो परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ में बच्चों हमारे पास जो तीन मूल गेट होते हैं, एंड गेट, नोड गेट तथा और गेट, ये तीनों गेट बच्चों यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी एंड गेट जो होता है, उस एंड गेट में दो निवेशी हम दे रहे हैं। बच्चों मैंने एंड गेट में एक निवेशी ए दिया, एक निवेशी बी दिया, तो बच्चों हमें जो निर्गम प्राप्त होता है वो निर्गम में दोनों का गुणनफल प्राप्त होता है। तो ये तो बच्चों एंड गेट में होता है। इसी प्रकार बच्चों जब हम और गेट जो होता है, उस और गेट में अगर दो निवेशी दे दें तो हमें निर्गम में क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो ये मैंने और गेट बनाया और इस और गेट में बच्चों दो निवेशी ए तथा बी दिए, तो हमें निर्गम में क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो हमें जो निर्गम होता है उसमें जो दोनों निवेशी है उनका योग प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में बच्चों हम जब नोट गेट होता है, उस नोट गेट में बच्चों हम क्या करें कि उस नोट गेट में हम एक निवेशी ए को देते हैं। तो एक निवेशी ए दिया तो हमें बच्चों निर्गम में क्या प्राप्त होगा? निर्गम में हमें उसका बार प्राप्त हो जाता है, अर्थात ए का बार यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों। तो ये हमें नोट गेट, एंड गेट तथा और गेट के लिए प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों इसके साथ ही हमारे पास जो गेट होते हैं उनके लिए क्या होते हैं बच्चों? डी मॉर्गन नियम होते हैं। तो बच्चों वो डी मॉर्गन नियम क्या कहता है? जो डी मॉर्गन नियम होते हैं बच्चों, उनके अनुसार हमारे पास बच्चों क्या होता है, अगर हम ए प्लस बी का कहीं पर बार दिया गया है, ए धन बी का बार हमें दिया गया है, तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाता है? ए का बार गुणा बी का बार ये हो जाता है। तो ये ए प्लस बी का बार इसके बराबर हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों अगर हमारे पास कहीं ए गुणा बी का बार दिया गया है, तो बच्चों वो क्या हो जाता है? ए का बार धन बी का बार हो जाता है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। और बच्चों प्रश्न में हमसे क्या दिया गया? हमारे पास यहाँ पर एक एंड गेट लगा हुआ है और इसी क्रम में यहाँ पर भी एक एंड गेट लगा हुआ है। अब ऊपर बच्चों निवेश में क्या है? ए और बी हमने दिया है, तो यहाँ से हमने ए दिया, यहाँ हमने बी दिया, यहाँ हमने सी दिया और यहाँ हमने डी दिया। तो बच्चों यहाँ तो ए दे रखा है, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है। बच्चों अब हम मुख्य उदाहरण के आधार पर कह सकते हैं कि एंड गेट से जब हम ए बी निवेश में देंगे तो हमें निर्गत में क्या, निर्गम में क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? ए गुणा बी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से तो बच्चों ए गुणा बी प्राप्त होगा और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? सी गुणा डी प्राप्त हो गया। अब ये एंड गेट से जो हमें प्राप्त हुए, इनको हमने बच्चों किस में दे दिया? और गेट में दे दिया। तो ये हमारे पास बच्चों दोनों निवेशी हो गए। अब ए गुणा बी और सी गुणा डी हमारे पास बच्चों क्या हो गए? निवेशी हो गए। ये दोनों निवेशी कहाँ जा रहे हैं बच्चों? और गेट में। अब बच्चों जब ये और गेट में जाएंगे तो और गेट क्या कर देता है? दोनों निवेशियों का धन कर देता है, अर्थात ये दोनों निवेशों को जोड़ देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? ए गुणा बी और धन में क्या हो जाएगा बच्चों? सी गुणा डी हमारे पास हो जाएगा। अब बच्चों ये ए गुणा बी और सी गुणा डी जो है, ये जो परिपथ चित्र है, इसके अनुसार ये बच्चों किस में जा रहे हैं? अब नोट गेट में जा रहे हैं। बच्चों जब ये नोट गेट में जाएगा तो हमने देखा नोट गेट क्या कर देता है? नोट गेट जो होता है ए का ए बार कर देता है। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो हमें निर्गम प्राप्त होगा उसमें क्या हो जाएगा? ए गुणा बी और धन सी गुणा डी जो है, इसका क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? बार प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब बच्चों हमने क्या देखा अभी मुख्य उदाहरण की जो डी मॉर्गन नियम होते हैं, उस डी मॉर्गन नियम से क्या होता है? ए धन बी का बार किसके बराबर हो जाता है? ए का बार। ए धन बी का बार जो होता है वो हमारे पास ए का बार गुणा बी के बार के बराबर हो जाता है। तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएंगे? ए धन ए गुणा बी का बार, और ये हमारे पास बच्चों किसी में हो जाएंगे? वापस गुणा में चले जाएंगे, तो गुणा सी गुणा डी का बार हमारे पास हो जाएगा। बच्चों ये इसके बराबर हमारे पास सी गुणा डी का बार हो जाएगा। बच्चों उसके बाद फिर डी मॉर्गन का हमने दूसरा नियम लिखा कि ए गुणा बी का बार क्या हो जाता है? ए का बार धन बी का बार हो जाता है। गुणा की जगह बच्चों गुणा आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी का बार धन डी का बार हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या मान प्राप्त हुआ? जो बूलियन व्यंजक का मान ये प्राप्त हुआ। अब इसे बच्चों आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गुणा कर देते हैं, ए का बार सी का बार, फिर क्या हुआ बच्चों? ए का बार डी का बार, फिर इसी क्रम में बी का बार सी का बार, और हमारे पास क्या है बच्चों? बी का बार और डी का बार लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो ये हमने इनको क्या कर दिया? गुणा कर लिया। अब बच्चों हमने इनको गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद हम इनमें क्या करते हैं? उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बच्चों हम जब ए बार को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सी का बार और डी का बार बचेगा। इसी क्रम में बच्चों हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बी बार को उभयनिष्ठ लेंगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा? सी का बार और डी का बार बचेगा। तो बच्चों कुल मिला के हमारे पास जो y का मान है वो क्या प्राप्त हुआ? तो y का मान हमारे पास प्राप्त हुआ ए का बार धन बी का बार, और गुणा अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? सी का बार धन डी का बार। अतः दिया गया जो परिपथ है, इस दिए गए परिपथ में हमें बूलियन व्यंजक का मान ए का बार धन बी का बार गुणा सी का बार धन डी के बार के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।